मासा, बारान ने होले से अपने बाएं बाजू से थाम कर उन्हें अलग किया। मासा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गोली बस छू कर गुजरी है। उनके आंसू साफ करते वो तसल्ली आमेज लहजे में बोला, छू कर गुजरी है? वो तड़प कर सीधी हुई थी। इतनी बड़ी पट्टी बंधी है तुम्हें हाथ पर, चेहरा देखो सरसों का फूल हो गया। इतने घंटों से माँ की जान सूली पर लटकाए रखे हुए थे। नहीं, मैं पूछती हूँ, तुम्हें किसने कहा था जमीनों के फड्डे में पड़ने के लिए? आंसू से भारी आवाज में वो फट पड़ी थी। मासा, शांत हो जाएं। अखलाक हुसैन के लोग हमारे मजदूरों पर से हाथापाई कर रहे थे। मैं देखकर किस तरह अनजान हो जाता। मजबूरन मजबूरन तुम्हें कुछ हो सकता था। कभी सोचा है तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अपनी एक जवान औलाद खो चुकी हूँ मैं, दूसरा खोने का हौसला नहीं। समझते क्यों नहीं हो तुम? आंसुओं की रवानी में वो शिद्दत तकलीफ से चीखी। एक मिनट। यकायक कुछ याद आने पर उनके पुज़मुर्दा तासुरात में इश्तियाल की सुर्खियां चिंगारियों की तरह चमकी। ज़मीनों की देखभाल की जिम्मेदारी तो उस मनहूस लड़के की है ना? तो वो नामुराद कहाँ मर गया था जाकर, जो तुम्हें? बड़ी बहू, अपने अल्फाज दुरुस्त करें आप। दाजी की गरजदार आवाज़ पर उनके बकिया रकीक अल्फाज थमे पर लम्हे के लिए। दूसरे ही लम्हे वो जख्मी शेरनी की तरह बल खाकर दाजी की जाने मुतवज्जो। आखिर कब तक बाबा सा? मैं पूछती हूँ, आखिर कब तक उस मनहूस लड़के की नहूसत की कीमत ये हवेली चुकाती रहेगी? मैं अपनी जवान औलाद उस लड़के की कम बख्ती से खो चुकी हूँ। दूसरी को समरा, जोरा, अपनी भाभीसा को अंदर लेकर जाओ। जहनी तनाव ने इनका जहनी तवाज़ुन बिगाड़ दिया। आराम करेंगी तो होश में आ जाएंगी। दरुस्तगी से उनका जुमला कता करते दाजी ने दोनों बेटियों को देखा, जो फ़ौरन बकती झकती हुई नाज़मा बेगम को लेकर अंदर की जानिब बढ़ी थी। बारान, तुम भी आराम करो। सुलगती शरियानों के साथ खड़े बारान को भी उन्होंने अंदर जाने का इशारा किया। जुनैद और आर्यान उसे थामते हुए आगे बढ़े, लेकिन माँ के लोग अल्फाज उसके मिजाज पर इस कदर गिरा गुजरे कि वो तकलीफ की परवाह किए बगैर दो दो सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर चढ़ गया। मीज़ान वाले हादसे के बाद से बहू के ख्यालात कुछ ज़्यादा ही खुलकर सामने आने लगे, जिस पर हमने खिलाफ तबीयत दरगुजर से काम लिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सानिये से गुजरी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आइंदा भी हम ऐसी गुस्ताखियों को नज़रअंदाज करेंगे। दिलावर अब कोई बच्चा नहीं, शादीशुदा मर्द है, बीवी रहती है उसकी इस हवेली में। किसी के रवैये की वजह से उस बच्ची का दिल ख़राब हो, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ आई ये बात सबकी या नहीं? का रख्त अंदाज में उन्होंने तंबीही नज़रें बिलखसूस शहबाज उस्मानी पर डाली, जिस पर वो अस्पात में सर हिलाते वहाँ से हट गए। फिर धीरे धीरे सारा मजमा छट गया और दाजी पुरसोच कदम उठाते जीनों की तरफ बढ़ गए। उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो उन्हें मुसल्ले पर महवे दुआ मिल गई थी। सदरी और अजरक स्टैंड पर डालते वो संगे मरमर के यकबस्ता फर्श की परवाह किए बगैर उनके मुसल्ले के करीब बैठ गए। वो दस्ते दुआ बुलंद किए हुए थी। मुसलसल रोने की वजह से आंखों के किनारों में हनूज आंसुओं की लड़ी अटकी हुई थी। लब होले होले लरस रहे थे। कुछ नहीं हुआ आपके पोते को, यकीन करें मेरा, बस गोली छू कर गुजर गई है। उनकी भर्राई आंखों को तासुब से देखते वो होले से बोले, आप आ गए? तवक्को के ऐन मुताबिक वो चेहरे पर हाथ फेर कर मुड़ी। जी, और आपके पोते को लेकर आया हूँ, बिल्कुल सही सलामत। और गोली? बताया ना, बस छू कर गुजर गई। छू कर गुजरी है, लेकिन लग सकती थी उसे, कुछ भी हो सकता था उसे। नहीं, चलाने वाला कौन था? किसी बहुत ही तकलीफ-दे ख़याल से उनका लहजा बेरब्त हुआ। उनके सवाल का मफ़हूम समझते दाजी ने निगाहों का ज़ाविया बदला। मुझे लगता है आपको जाकर अपने पोते को दिखाना चाहिए, तभी आप पुरसकून होगी। खैरां, वो पहलू तही के लिए दामन झाड़ कर खड़े होने लगे कि दीजान ने सूरत से उनके दामन का सिरा थामा। गोली किसने चलाई थी? नेकबख्त। डबडबाई आंखों में तैरती तकलीफ को देखते दाजी ने उन्हें जोर ना देने की इल्तजा की। आप ना भी बताएं तो क्या बदल जाएगा शहबाज के अब्बा? कम अज़ कम ये दिलसोज हकीकत तो नहीं बदल सकती ना कि मेरे पोते पर गोली मेरे सगे भतीजे ने चलाई है। उनका दामद छोड़कर वो दिल गरिफ्ता कदम उठाती खिड़की की सिम बढ़ी। मेरे सगे भतीजे हर उस इंसान को तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं जो मेरे दिल के करीब हैं। एक ज़माने में अब्बा और भाई आपकी जान के दुश्मन थे, और अब ये लोग मेरे बेटे और पोतों के। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मेरा गुनाह क्या था, उस ख़ानदान में पैदा होना या अपनी सियाह बख्ती से आपकी बदौलत बच जाना। नेकबख्त। उनकी दिलगीर लहजे में खुद को इस्तेहज़ा उड़ाने पर दाजी ने नापसंदीदगी से उनके शाने पर हाथ रखा। कितनी मर्तबा कहा है आपसे कि फ़जूल मत सोचा करें। उनका रुख अपनी तरफ करते उन्होंने डपटते हुए उनके आंसू साफ किए, जो कतार दर कतार झुरी ज़दा चेहरे पर लुढ़कते जा रहे थे। और आपको क्या लगता है उन नाहिंजारों को मैं छोड़ दूंगा? ये उनकी खुशकिस्मती है कि बारान को कुछ नहीं हुआ। अगर बारान को कुछ हो जाता ना, तो
लेकिन मेरे पोते की एक एक बूंद के खून की कीमत उन्हें चुकानी होगी। ताजवर उस्मानी का खून इतना पतला नहीं कि ऐसे ही सूख जाए। उन्हें अपने बाजू के हाले में लिए उन्होंने जबड़ों को सख्ती से भींचकर मुंतकम जज्बात को काबू किया। आप यहाँ आराम से बैठें और यकीन करें, मेरा आज वाले मामले का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन में मुंह की खाने के बाद वो चारों भाई वैसे ही बौखलाए हुए हैं। उन्हें बेड पर बिठाकर वो टेबल से पानी लाए थे। गुज़िश्ता साल के मुकाबिल इस मरतबा बारिश ना होने की वजह से नहर में पानी कम छोड़ा गया था। पंचायत के फैसले के मुताबिक सबको बवाई के लिए बराबर पानी मिलना था, लेकिन साबिर हुसैन की शह पर उसके आदमी 2-3 हफ्तों से बदमाशी कर रहे थे। चूंकि नहर के करीब उनकी ज़मीनें हैं तो वो जब चाहते पानी का रास्ता रोक देते। कल हमारी ज़मीनों में बुआई थी और दिलावर यहाँ तकरीब में मसरूफ़ था तो झड़प हो गई वहाँ, और बारान के बीच में आने से मामला संगीन हो गया। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, पंचायत में मैं सारे हिसाब बेबाक कर दूंगा। उन्हें खुद को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने से बाज रखने के लिए दाजी ने कसदन तफसीलन बताया, जिस पर वो सर हिला गई। दिल फोड़े की तरह दुख रहा था। हर 2-3 महीने में उनके भतीजे किसी न किसी तरह अपने इक़दाम से उनकी मौरूसी नफ़रत का इजहार करके उम्र के इस हिस्से में भी उनका दिली सकून दर्द और पशेमानी में बदल कर रख देते थे। आप जाकर अपने पोते को देख ले, मैं तब तक ताज़ा दम हो जाता हूँ। उन्हें परागंदा सोचों में गर्क देख वो बोले तो वो शिकस्ता कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा गई। इस वक्त मुझे उम्र रवां दर्द बहुत है, तुझसे मैं निमटती हूँ ज़रा देर में आकर। जंजीर नहीं होते ताल्लुक के जकड़ लूँ, चाहो तो बिछड़ जाओ अभी हाथ छुड़ाकर। मैं अपने कदो खाली पहचान ना पाई, गुजरा है यहाँ वक्त बड़ी धूल उड़ाकर। दलिया हम देखते हैं, आप जाकर मुंह हाथ धो लें, कपड़े भी तब्दील करें, शिकन आलूद हो रहे हैं, फिर बारान भाई के लिए ले जाइएगा। मुलाजमाओं को टेबल चुनने के लिए सब देती वो मिराल से मुखातिब थी। ये खाला सा के लिए है और बारान भाई का उनका उनके कमरे में भेज दिया गया, भारी आवाज़ में कहती वो मुसलसल चमचा दलिए में चम्मच हिला रही थी। मुलाजमा को सालन का बर्तन थमाते मुकद्दस ने तिरछी नज़र उस पर डाली। अजीब बिखरा बिखरा सा मलगजा हुलिया हो रहा था, ध्यान भी कहीं परागंदा सोचों में उलझा था। इस खबर ने हवेली में ऐसी अफरा तफरी मचाई कि मीराल की जानिब किसी का ध्यान ही नहीं गया, जो अचानक मंजर से गायब हो गई थी और अब दोबारा किचन में खामोशी से अपनी खिदमत अंजाम दे रही थी। आप ठीक है ना मिराल सा? वो फिक्रमंद सी करीब आई। जी मुझे क्या होना है? वो फीका सा मुस्कुराती मुड़ी तो उसकी मुतवर्रम आंखों ने मुसलसल रोने का भेद खोला। मुकद्दस को उसकी जानिब से गफलत पर ढेरों मलाल ने घेरा था। ये हम देख लेंगे, आप अपना हवलिया दुरुस्त करके भाई को देखाएं। चम्मच उसके हाथ से लेते उसे बर्नर के सामने से हटाया भी था उसने। अरे इसकी क्या ज़रूरत है, वो ठीक है तभी तो घर आए हैं, और वैसे भी आराम की ज़रूरत है उन्हें, खामखा डिस्टर्ब होंगे। पैर के नाखून को देखती वो चाहकर भी आवाज़ भीगने से नहीं रोक सकी। वो शोहर हैं आपके, आपकी मौजूदगी उन्हें डिस्टर्ब नहीं बल्कि ताज़ा दम कर देगी। वो दबाव डालकर बोली तो मीरा लब चबाने लगी। बावजूद दादी की हिदायत के सब बारी बारी उनकी मिजाज पुरसी करके आए हैं। आप नहीं जाएंगी तो उनका दिल भी ख़राब होगा, फिर आपको भी कहाँ उनकी खैरियत से देखे बगैर नींद आनी है। जाएं आप, जाएं भी अब। शरीर अंदाज में उसे जाने का कहती वो मुड़कर दलिए में चम्मच हिलाने लगी, लेकिन चंद सेकंड गुजरने के बाद भी पुष्प पर मीराल की मौजूदगी महसूस कर वो बर्नर सिम पर करती। मीराल का हाथ थामकर मेज़ की जानिब बढ़ी और उसे एक कुर्सी पर बिठाकर दूसरी कुर्सी पर नशिस्त संभालते उसने नरमी से उसकी दोनों कलाइयों को अपनी गिरफ्त में लिया। इधर देखें मिराल, हमारी जानिब। उसके जोर देने पर मिराल ने मोटे मोटे आंसुओं से भरी पुरसोज निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा, जिसमें ढेरों खौफ और वसवसे तैर रहे थे। हमने आपको रोज़े अव्वल से अपनी बहन माना है, अगर आप भी हमें अपनी बहन मानती हैं तो सच सच बताएं क्या चीज़ परेशान कर रही है आपको? आपने अभी खुद ही कहा ना वो ठीक है तभी वापस आए हैं, फिर कौन सा खौफ है जो आपके कदम जकड़ रहा है? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं मिराल, जवाब दें। संजीदगी से इस्तफसार करते उसने होले से उसकी कलाइयों को झटका देते उसे परागंदा ख्यालों के जाल से बाहर निकाला था। अपनी हरमा नसीबी का खौफ। फिगार लबों से जख्म खुर्दा अल्फाज के साथ आंखों से गर्म गर्म आंसू भी टूटकर मुकद्दस के हाथ पर गिरे। क्या कहा आपने अभी? क्या कहा आपने अभी? सर झटक कर उसने अपनी समात को झुठलाते सवाल किया। मुकद्दस, इस दुनिया में कुछ मुझ जैसे हरमा नसीब भी होते हैं जिनकी तकदीर के पन्नों में कुछ खुशियां नहीं लिखी होती। दिल गिरफ्तगी से कहते उसने दोनों हाथों से अपना तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख पड़ा चेहरा रगड़ा। मिराल, आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है आप क्या कह रही हैं? मुकद्दस को हकीकतन उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। मैं हकीकत बयान कर रही हूँ मुकद्दस। मैं कोख में आई तो ख़ानदानी लड़ाई में मेरे बाबा हलाक हो गए।
रुखसती से ठीक 3 दिन पहले मीज़ान के साथ हादसा हो गया। उसके ठीक 8 दिन बाद मासा छोड़कर चली गई और अब रुखसती की तारीख तय होते ही बारान को गोली लग गई। इतने इतने सारे इत्तफाकात नहीं हैं। मैं वाकई मनहूस हूँ। ये मेरे स्याह नसीब की नहूसत ही है जो मुझसे जुड़ने वालों को खा जाती है। और होश में आए मिराल क्या उलफुल बोले जा रही हैं। उसे शानों से थाम कर तकरीबन मुकद्दस ने झिझोड़ ही डाला था। मुकद्दस मैं खामोश, बिल्कुल खामोश हो जाएं आप। वापस उसके लब खोलने से कबल ही उसने डपट कर उसे खामोश बिठाया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। आपको अंदाज़ा भी आप कितने बड़े गुनाह की मुर्तकिब हो रही हैं। नाउज़ बिल्ला। आप अल्लाह के फैसलों को मनहूस कह रही हैं या अपनी ज़ात को ऐसे मुशरिकाना नाम देकर शिर्क जैसे गुनाह कबीरा की मुर्तकिब हो रही हैं। अपने बेलचक अल्फाज से मुकद्दस ने उसके कनूती ज़हन को झिझोड़ डाला था। मैं क्या करूं मुकद्दस, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसके हाथों पर सर रखती वो फूट फूट कर रो दी थी। अभी चंद दिन ही तो नहीं हुए थे जब उसने बारान उस्मानी को इस रिश्ते के तनाजुर में देखा था और आज ही ऐसी खबर पै दर पै करीबी हस्तियों को खोने की वजह से उसकी शख्सियत खोखली दीवार की तरह परवान चढ़ी जो मजीद एक धक्के से किसी भी लम्हे ढेर हो सकती थी। और आज के हादसे ने हकीकतन उसके होशो हवास सल्ब कर लिए थे। फिर मुंतशिर जहन था और ताहद्दे निगाह कनूती और परागंदा सोचों का सिलसिला। जो जा चुके हैं उसे खुदा का फैसला समझकर कबूल करें, उनके लिए दुआ करें और जो हैं उनकी दिल की गहराइयों से कदर करें। दो ही हाथ हैं आपके पास, एक से माजी एक से हाल थाम कर रखेंगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगी, जमूद का शिकार हो जाएंगी। और ज़िंदगी हरकत का नाम है। माजी को जाने दें, हाल पर गिरफ्त मजबूत कर लें, यही सब कुछ है। अब आपका यानी बारान भाई, उनसे जुड़ा आपका रिश्ता आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत और तरजीह है। बाकी सब बाद में आते हैं। उनके खदशात और उधेड़पन को समझते मुकद्दस ने मुखलिस दोस्त की तरह एक मरतबा फिर उसकी ब्रेन वॉशिंग की। अब आप जाएं, तैयार होकर उनकी मिजाज पुरसी के लिए भी जाना है। उसके अगर मगर करने से कबल ही उसने पकड़ कर उसे उठा भी दिया था, जिस पर चारों नाचार मीराल को दरवाजे की सिमत रुख करना पड़ा। एक और चीज़ मीराल, उकब से उभरी आवाज़ पर उसने गर्दन तिरछी करके मेज़ के करीब खड़ी मुकद्दस का संजीदा चेहरा देखा। कुछ एहसास अल्फाज के मोहताज होते हैं, कुछ जज्बात इजहार के मुतकाजी होते हैं और फ़िक्र उन्हीं कुछ अनमोल जज्बात में से एक है। इसीलिए जब वक्त मिले जता दें, बता दें, मुकाबिल का मान रह जाता है। उसके बिलखसूस याद करवाने पर वो बिना कुछ कहे दहलीज अबूर कर गई। न जाने ये कहाँ रह गए। तारीख फ़ोन स्क्रीन पर नज़र डालती हुई मुतफिक्र अंदाज में वो बुड़बुड़ाई, सुबह का गया दिलावर अब तक नहीं लौटा था और ना ही कॉल की थी। उल्टा उसने कॉल की तो उठाया भी नहीं। दीजान बारान को लेकर जिस कदर परेशान थी वो चाह कर भी नहीं पूछ सकती थी। मुकद्दस के अल्फाज ने जहन पर छाए कनूतियत के जाले काफ़ी हद तक उतार तो दिए थे, लेकिन कोशिश के बावजूद वो बारान के कमरे की जानिब कदम नहीं उठा सकी। दिल हनूज फिक्र में हलकान था। दिल जिस कदर भारी हो रहा था बईद ना था उस पर नज़र पड़ते ही आंखों से सावन भादु बरस पड़े। फिर नाजमा बेगम वाली बात को लेकर वो शदीद मुतनफ़र भी तो था। परेशान दिल को 100 तावीलें देकर उसने थपक कर सुला दिया, लेकिन खुद सारी रात करवटें बदलती रही थी। अलबत्ता मिज़राब की आवाज़ देने पर सोती बन गई। कल सुबह का निकला वो आज पूरे 24 घंटे बाद थका मांदा लौटा था। कल जिस वक्त खेतों में झड़प हुई वो बाग के लिए दूसरे शहरों से मंगवाए गए नए नस्ल के पौधों की डिलीवरी लेने गया था। इत्तला पर जब भागम भाग करके पहुंचा तो बारान को गोली लग चुकी थी। बिना वक्त ज़ाया किए उसे लेकर अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर के कहने पर उसे खून देकर दाजी के आने तक ठहरा और फिर खामोशी से वहां से निकलकर खेतों में आ गया वापस। आज बुआई भी ज़रूरी थी और ज़िद भी थी उसकी, लिहाजा सारी रात खेत में शिकारी राइफल के साथ खड़ा होकर उसने बवाई का काम मुकम्मल करवाया और फिर ही हवेली लौटा था। आकर बिस्तर पर लेटा तो फिर सुबह के करीब 11 बजे उसकी दोबारा आंख खुली थी। कमरे में उसकी तलाश में नज़र दौड़ाई, लेकिन निगाहें जूं की तूं नाकाम लौट आए। ड्रेसिंग से कुछ चीज़ें और साइड टेबल से उसकी पसंदीदा किताब गायब देख कुछ खालीपन सा महसूस करता कसलमंदी से उठकर आंखें मलता कमरे से निकल गया। दीजान वो कहाँ है? कमरे में कदम रखते उसने छूटते ही पूछा। वो कौन? सुई में धागा पिरोते उन्होंने मसरूफ़ अंदाज में पूछा। वही और कौन? उनके उल्टा सवाल पर बदमज़ा होता वो तख्त पर चला आया जहाँ बैठी दीजान आंखों पर मोटा चश्मा लगाए अपने मजाजी खुदा की आस्तीन के बटन टाँक रही थी। वही कौन? तुम्हारे दादी? वो तो पंचायत गए हैं कल वाले मामले के मुतालिक बात करने। काम जारी रखते उन्होंने रसान से जवाब दिया। दीजान मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो चिड़सा गया। उनकी किन की? अच्छा तो तुम बारान की बात कर रहे हो। वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। इतना खून बहा है बच्चे का, उसके लिए आराम करना ही बेहतर है। महारत से सुई इधर उधर करते वो उसी महारत से उसका जब्त आजमा रही थी। बारान की ऐसी की तैसी
हुश, बड़ा है वो तुमसे, भाड़ में गया बड़ा और भाड़ में गई मेरी बात, मुझे पूछना ही नहीं कुछ। वो सख्त बुरा मनाता उठकर धप धप करता दरवाजे की सिम बढ़ा। सीधे सीधे नहीं पूछ सकते कि मेरी बीवी कहाँ गई, नज़र क्यों नहीं आ रही। सुई धागा परे हटाते उन्होंने तासुफ से शर्मिंदा करना चाहा उसे। जब आप समझ गई थी तो फिर जानबूझकर घुमाया क्यों मुझे। वो मुंह फुलाकर पीछे मुड़ा। तुम भी तो अपने दादी को ऐसे ही बातों में गोल गोल घुमा कर सुलगाते हो ना। मैंने सोचा आज ज़रा मैं भी आजमा कर देख लूँ। नाक पर चश्मा दरुस्त करते वो शरारत से मुस्कुराई। तो मुझे ये दिन भी देखने थे जब मुझसे अपने सरताज का बदला लेंगी आप। जैसे आपके सरताज तो बड़े कोई शरीफ और मासूम बेज़रर से हैं। वो बुरा मनाता वापस तक के करीब आया। तुम उन्हीं का परतो हो, फैसला खुद कर लो। उन्होंने शानें उचकाकर उसी पर बात डाल दी तो वो समझने के अंदाज में सर हिलाकर उन्हें मसनूई खफगी से घूरने लगा। खैर ये बताएं आपकी बच्ची नज़र क्यों नहीं आ रही। वो घूम फिर कर अपने मौक़िफ़ पर आया, लेकिन लहजे से बेकरारी आया होने नहीं दी। पर दीजान उसकी रमज़ रमज़ से वाकिफ़ थी। तभी उनके लबों पर बड़ी और गहरी मायनी खेज़ मुस्कुराहट फैली, जिसे उसने नज़रअंदाज किया था। ऐसे ही पूछ रहे हो या कमी महसूस कर रहे हो? वैसे करना तो नहीं चाहिए। अभी मुकद्दस को मैके गए बमुश्किल 2 घंटे हुए। घड़ी की तरफ इशारा करते उन्होंने शरीर निगाह उसके चेहरे पर डाली जहाँ तासुरात बदल गए। मैके चली गई? कब? सुबह तो वो थी ना। उसे अच्छी तरह याद है, वो जब सुबह कमरे में आया था मुकद्दस नमाज पढ़ रही थी गैलरी में। हाँ थी। फिर 9 बजे के करीब हाजी साहब और बदर आए बारान की अयादत के लिए, तो मैंने भेज दिया। भेज दिया? ऐसे कैसे भेज दिया? वो बेचैन सा हुआ। अरे बच्ची का भाई आया इतने सालों बाद, मैंने तो तभी कहा था कि छोड़ आओ कुछ दिनों के लिए, लेकिन तुमने सुनी ही नहीं, सो मैंने भेज दिया। अब तुम्हें न जाने कब अपनी मसरूफियत से मौका मिले। वो वापस उठाकर सुई में धागा डालने लगी। जवाबन वो कुछ देर खामोशी से उनके हाथों की हरकत देखने लगा, साथ ज़हन में भी कुछ चल रहा था। वो बच्ची तो तुमसे पूछे बगैर जाने के लिए राज़ी ही नहीं थी। मैंने ही कहा तुम थक कर सोए हो, उठ जाओगे तो मैं बता दूंगी तुम्हें, तुम कौन सा मना करोगे। वो कुछ देर की खामोशी के बाद मज़ीद बोली। उन्हें वहाँ भेजने की यही वजह है ना दीजान? कुछ तवक्कुफ से उसने अजीब सा सवाल किया था कि क्या मतलब हुआ इस बात का। दीजान को उसका अंदाज खटका था। उसके लहजे और तासुरात में एक ख़ास किस्म की इस्तेहज़ाइया काट थी। नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कहीं कल रात हवेली में हुए तमाशे के दोबारा लगने का डर तो नहीं था, इसलिए तो नहीं भेजा ना। उसके काया अंदाज पर दीजान के बटन हाथ छूटकर नीचे गिरा था। आप परेशान मत हुआ करें जाने दिलावर। बटन उठाकर उनकी हथेली पर रखता वो बज़ाहिर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों के सर्द तासुरात में आज महीनों बाद वही बगावत और सरकशी उतरी थी जो हवेली वालों का जीना दूभर कर देती। लेकिन सद अफसोस, दीजान बौखलाहट में वो तहरीर पढ़ने से चूक गई थी जो कुछ देर बाद हवेली में ऐसा तूफान लाने वाला था जो माजी के दगरगू गुबार को असर नो हवेली की दहलीज तक उड़ा लाने वाला था।